हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। कल हम लोगों ने एस्टेट के लिए साइकोलॉजी की क्लास फर्स्ट की थी, तो आप सभी लोग क्वेश्चंस के लिए भी बोल रहे थे। कल हम लोगों ने देखा था कि जो मनोविज्ञान है उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइकोलॉजी शब्द जो है वो कहाँ से आया है, किस भाषा का शब्द है, और कौन कौन से जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने किस किस बारे में इसको किसी ने आत्मा का अध्ययन बोला, किसी ने इसको दर्शन शास्त्र का अध्ययन बोला, किसी ने व्यवहार का अध्ययन बोला, तो किसी ने इसको लास्ट में फिर व्यवहार का अध्ययन ही बोला था। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था। तो आज मैं उन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कल मैंने टॉपिक करवाया था उसके आज आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन के बाद आपको कुछ नया भी देखने को मिलेगा। नए के अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई जो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मनोविज्ञान की कुछ अवधारणाएं हैं उनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई। तो कल हमने क्वेश्चन देखा था जो प्रथम जो प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान से संबंधित वो कहाँ पे थी भाई, 1879 में जर्मनी लिप्जिंग में हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, वो वर्ल्ड की थी, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में। तो भारत में सबसे पहले कहाँ हुई है, कोलकाता। तो आप याद रखेंगे भारत में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है, कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कल आपको शिक्षा के बारे में भी बताया था। तो शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। भाई शिक्षा विद्यालय तक, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल भी देती हुई चलूँगी। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, शिक्षा विद्यालय तक ही सीमित है। तो ऐसा तो नहीं है, शिक्षा है वो सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित थोड़ी ना होती है। शिक्षा एक विधि है, तो शिक्षा एक विधि कैसे है। ठीक है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, जो शिक्षा है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और शिक्षा का जो मीन्स था कल मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था भाई, किसी चीज़ को अपने व्यवहार में, अपने व्यवहार को परिमार्जित करना, प्रकाशित करना, यही तो शिक्षा थी। इसीलिए तो शिक्षा की जाती है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ। भाई आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के अंदर बोल रहा है कि जो मनोविज्ञान का जन्म है भूगोल से, नीति शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से, संस्कृत से, किससे हुआ है। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मनोविज्ञान है उसका जो जन्म है वो किससे हुआ है, दर्शन से हुआ है। पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का अध्ययन ही समझा जाता था, बाद में धीरे धीरे फिर इसका मतलब अलग से आत्मा के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, जो कि हम लोगों ने कल डिटेल में देखा ही था। तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एजुकेटिव शब्द किस भाषा से विकसित हुआ है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट जो होते हैं अगर थ्योरी में छूट भी गए होंगे तो क्वेश्चंस की हेल्प से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एजुकेटिव जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है। एजुकेटिव शब्द किस भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का, याद रखना है। एजुकेटिव शब्द जो है वो किस लैंग्वेज का शब्द है, लेटिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन होता है। तो ऑप्शन देखिए, व्यवहार के परिमार्जन का, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कल मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, तो ज़्यादा डिटेल में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार के अध्ययन को ही क्या कहा गया था, शिक्षा मनोविज्ञान कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, रिपब्लिक किसकी रचना है। तो रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, याद रखेंगे। रिपब्लिक किसकी रचना है, प्लेटो की रचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ है। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था, दर्शन से हुआ है मनोविज्ञान का जन्म। नेक्स्ट है, मैंने कल आप लोगों को शिक्षा के बारे में अलग अलग डेफिनेशन बताई थी। तो ये एक डेफिनेशन है, सा विद्या या विमुक्ति, जिसका अर्थ क्या होता है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। तो ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को नहीं करवा पाई थी, लेकिन आप लोगों की क्वेश्चन फॉर्मेट में ये डेफिनेशन कवर हो गई है। तो किसने कहा था ऐसा, शंकराचार्य जी ने कहा था। शंकराचार्य जी ने बताया था सा विद्या या विमुक्ति, कि शिक्षा वह है जो क्या दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को जो टर्म डेफिनेशन करवाई थी, आप लोगों ने इस क्लास को देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले इससे जो फर्स्ट क्लास हो चुकी है उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है, ये विचार किसके हैं, अरस्तू के हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है, ऐसा अरस्तू ने कहा है। मनोविज्ञान का विषय चेतना है। भाई मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान है वो किसने बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइए किसने बताया था। आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं,
तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, विलियम जेम्स। कल मैंने आपको बताया था विलियम जेम्स, विलियम वुंट, ये लोग क्या बता रहे थे कि जो मनोविज्ञान का अध्ययन है वो चेतना का अध्ययन है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम समय तक प्रचलित मनोविज्ञान का अध्ययन कौन सा रहा है, चेतना का अध्ययन। ओके, किसने बताया, विलियम जेम्स ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का विषय आत्मा है। मनोविज्ञान का विषय आत्मा है। कल मैंने आपको बताया था कि आत्मा ही परमात्मा है। ये विचार किसके थे, सबसे पहले प्लेटो के थे। सबसे पहले ये विचार किसके थे, प्लेटो के। लेकिन मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में अध्ययन करना स्टार्ट किसने किया था, अरस्तु ने किया था। तो इसलिए मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो कौन हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है, थॉर्नडाइक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक है वो भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही लिखी गई है। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो 20वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ना स्टार्ट किया जाने लगा। ओके, एमिल किसकी रचना है, जो रूसो है उसकी रचना है एमिल। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई है, 1913 में। शिक्षा मनोविज्ञान एक अलग से विषय के रूप में 20वीं शताब्दी में पढ़ा जाने लगा। जो पुस्तक है वो 1913 में आई है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो थॉर्नडाइक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक, अभी मैंने आपको बताया कि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यह मत किसका है। अभी जो मनोविज्ञान हम जिसको पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, व्यवहार के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। तो ये मत किसका था, जेबी वाटसन का। जेबी वाटसन ने बताया था कि जो व्यवहार का अध्ययन है वही क्या है, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में, ये सिर्फ क्वेश्चन की डेफिनेशन बदली हुई है, वही क्वेश्चन है जेबी वाटसन वाला ही, कि व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को किसने परिभाषित किया, वाटसन ने परिभाषित किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कल मैंने आपकी थ्योरी करवाई, पता नहीं वहाँ से क्वेश्चन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। जो भी मैंने आपको जो चीज़ें करवाई थी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन फॉर्मेट में ही आपको ज़्यादा करवाने की मैंने कोशिश की थी। ठीक है, अब जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज तो वही हैं। अभी मैं फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं कर सकती आप लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड ले आऊँ, लैपटॉप ले आऊँ, लेकिन जितना है उतने से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी दे पाऊँ। ठीक है, जो मनोविज्ञान पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना को, और अब व्यवहार को अपनाए हुए है, ऐसा किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है, वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये भी मैंने कल आपको बताया था। ऐसा मानना किनका है, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी मानते हैं कि जो मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित जो पूर्णता है उसको उजागर करना, उसको अभिव्यक्त करना, उसको एक्सप्रेस करना। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास। मनुष्य के मस्तिष्क, शरीर की जो सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास की बात है वो महात्मा गांधी जी ने कही है शिक्षा के बारे में। ओके, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो बताइएगा, आप लोग बताइएगा। आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान में हम किसको पढ़ रहे हैं, व्यवहार के अध्ययन को। और व्यवहार का अध्ययन किसने दिया था, विलियम जेम्स ने दिया था। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं, विलियम जेम्स ने नहीं दिया। विलियम जो व्यवहार का अध्ययन है वो तो किसने दिया है, वाटसन ने दिया है। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक क्यों कहा जाता है विलियम जेम्स को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो प्रयोगशाला थी ना लिपजिंग में, वो शायद इन्होंने विलियम जेम्स ने की थी। एक सेकेंड, है ना, थोड़ा सा आप लोग भी इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि जो विलियम जेम्स है उनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जा रहा है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, क्योंकि उन्होंने क्या लिखी थी, अलग सी पुस्तक लिखना स्टार्ट किया था। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को स्वतंत्र करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो इसलिए उनको आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। दर्शन शास्त्र से अलग करने की कोशिश की थी और एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ओके, जो व्यवहार का अध्ययन है वो तो वाटसन ने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक रहेंगे। मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु रहेंगे। ठीक है,
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन रहेंगे? विलियम वुंड रहेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में जर्मनी लिप्चिंग में। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे। आप लोगों के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कुछ आप लोग करो चाहे मत करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर सकें और लोगों की क्या हो सके, इससे हेल्प हो सके। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं। तो फ्रेंड्स अब तक तो हम क्या कर रहे थे, जो कल हमने जो टॉपिक किया था उसकी जो क्वेश्चन थे, किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उनकी प्रैक्टिस की। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आपको नेक्स्ट टॉपिक कल तैयार करके आना है, और सबसे पहले हम इसके कल क्वेश्चन लगाएंगे और फिर नेक्स्ट चीज़ जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। और हाँ, आप लोगों से एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, आप लोग हिंदी इंग्लिश के लिए बोल रहे हो ना, पहले हिंदी इंग्लिश करवा दो, तो फ्रेंड्स करवा दूँगी हिंदी इंग्लिश की, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। आप लोगों ने विश्वास किया है तभी मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग विश्वास करेंगे मैं ज़रूर करवा दूँगी, आपको जल्दी ही करवाऊँगी, ठीक है। तो देखिए मनोविज्ञान की शाखाएं, उससे पहले ना CET मेंस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं EVS वगैरह कुछ प्लान कर रही हूँ चैनल पर मैराथन लाने के लिए, उसमें थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है। तो देखिए मनोविज्ञान की शाखाएं। अब फ्रेंड्स थ्योरी को फटाफट पढ़ते हुए चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी। वर्तमान में मनोविज्ञान एक विशालकाय वट वृक्ष की भांति इतना बड़ा विषय है कि इसके संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए इसको अलग अलग शाखाओं को समझना जरूरी है। मनोविज्ञान का जो ज्ञान है, मनोविज्ञान का जो स्टडी है वो इतनी मतलब डेवलप हो चुकी है, एक वट वृक्ष की भांति हो चुकी है, ठीक है। तो उसको अलग अलग शाखाओं में डिवाइड किया गया है, कुछ शाखाएं मैं आपके सामने बता रही हूँ तो उनको समझिएगा। सबसे पहले बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक के प्रारंभिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करती है उसको क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान। जिसके अंदर हम बच्चे के जो प्रारंभिक विकास होता है इन्फेंसी से लेकर के, यानी वो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के उसमें किस किस तरह के जन्म होने के बाद उसमें किस किस तरह के चेंजमेंट आते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार का, अगर परिस्थितियाँ कैसी रहती है? सामान्य रहती हैं, तो उस समय होने वाले व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सामान्य मनोविज्ञान कहा जाता है। असामान्य मनोविज्ञान, जब एक व्यक्ति सामान्य नहीं रहता तब असामान्य हो, पागल हो, मनोरोगी हो, असामाजिक जैसा व्यवहार करता हो, तो उसका अध्ययन करना तथा मनोचिकित्सा से संबंधित जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, उसको क्या कहते हैं? असामान्य मनोविज्ञान। अब एक कोई सामान्य पर्सन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे तो वो सामान्य मनोविज्ञान। जबकि कोई असामान्य है, ठीक है, कोई मतलब मनोरोगी है, असामाजिक है, तो इस तरह के लोगों को जब उनका जो अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? असामान्य मनोविज्ञान बोलेंगे। समाज मनोविज्ञान, सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या बोलेंगे? समाज मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान, मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव मनोविज्ञान कहलाता है। भाई मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इंसानियत तो जिंदा होनी चाहिए ना, मानवता के दृष्टिकोण से हम लोग हर चीज़ को देखें तो उसको क्या बोलते हैं? मानव मनोविज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक के शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित है, शिक्षण अधिगम के व्यवहार को दर्शाती है, उसको क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर फ्रेंड्स क्या होगा कि जो व्यवहार है, उस व्यवहार में जो परिमार्जन लेकर के आना है, उसको जो प्रकाशित करना है, उस व्यवहार के अध्ययन को क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं। शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं, शिक्षण अधिगम के बारे में अध्ययन की स्टडी जो करते हैं हम, उसको शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान देखा तो बाल मनोविज्ञान के अंदर क्या था? बच्चे के अंदर जो चेंजमेंट होते हैं उनके बारे में देखते हैं, बालक के बारे में स्टडी करते हैं। जबकि जो किशोर मनोविज्ञान है, जो अडल्टहुड साइकोलॉजी है, उसके अंदर क्या करते हैं? किशोरावस्था की विशेषताओं एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था कौन सी एज को मानते हैं? मोस्टली 12 से 19 वर्ष की जो एज होती है उसको किशोरावस्था माना गया है। और किशोरावस्था जो सबसे पहले अगर किसी का नाम लिया जाता है किशोरावस्था के बारे में, तो वो किसका लिया जाता है? स्टैनली हॉल का लिया जाता है। ध्यान रखेंगे, स्टैनली हॉल किससे रिलेटेड है? किशोर मनोविज्ञान से। नेक्स्ट है प्रौढ़ मनोविज्ञान। किशोरावस्था के बाद एक व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, जहाँ उसका कार्य, व्यवहार, सोच, नजरिया, मानव मूल्य आदि में विशेष प्रकार का व्यवहार देखा जाता है, और उसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? प्रौढ़ मनोविज्ञान। ये जो किशोर है 19 वर्ष की बाद का जो व्यक्ति हो जाता है, तो उसके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ मनोविज्ञान कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड अपराध मनोविज्ञान। एक अपराधी जो होते हैं,
अपराधी के व्यवहार को जो समझना और उस तक पहुंचना एवं उसे सही दिशा देकर अपराध की दुनिया से सामान्य बनाने का प्रयास करना, तो इसको क्या बोलते हैं? अपराध मनोविज्ञान बोलते हैं। एक अपराधी है, उसके व्यवहार को समझते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको अपराध की दुनिया से बाहर ला पाएं, तो उसको अपराध मनोविज्ञान। नेक्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान। किसी उद्योग के मालिक से लेकर कर्मचारी के बीच का व्यवहार जो कि उस उद्योग की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। भाई अब जो कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के अंदर उद्योग है यानी, तो उसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, जो मालिक है, कर्मचारी है, उनके बीच ही सही व्यवहार नहीं होगा, सही उनके अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो जो उद्योग है वो कैसे डेवलप हो पाएगा? तो इस तरह के अध्ययन को क्या बोलते हैं? औद्योगिक मनोविज्ञान बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत मनोविज्ञान। व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन क्या है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान है, व्यक्तिक मनोविज्ञान है। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिक मनोविज्ञान आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हर एक जो पर्सन होता है सेम नहीं होता है। आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, नेक्स्ट कोई और है वो अलग है, हमारे बच्चे अलग हैं, पेरेंट्स अलग हैं, तो सभी क्या है, सभी के अंदर अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिक मनोविज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान। वह मनोविज्ञान जब पशुओं के व्यवहार, अब पशु हैं उनके अंदर भी जीवन होता है, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, तो कभी भी उनके साथ हमें गलत नहीं करना चाहिए। पशु चाहे पशु हो, मानव, किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। ये जो मैंने आपको भी बताया था ना, मानव मनोविज्ञान, वो मानवता की दृष्टिकोण सभी के प्रति रखना चाहिए। ठीक है, तो जो पशुओं के व्यवहार को जो समझने का प्रयास है वो उसको क्या बोलते हैं? पशु मनोविज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट है परा मनोविज्ञान। किसी घटना, दुर्घटना एवं व्यवहार का पूर्वाभास हो जाना, अन्य प्रकार के लौकिक व्यवहारों का अध्ययन क्या कहलाता है? परो मनोविज्ञान। काफ़ी बार क्या होता है कि हमें पता लग जाता है भाई कोई घटना होने वाली है, जैसे कि अपने यहाँ पे हरियाणा में करते हैं ना। अब ये यहाँ कहाँ तक मतलब ट्रू होता है इसकी तो मैं कोई पुष्टि नहीं करती हूँ। भाई आज ये वाली आँख फड़क रही है, आज ऐसा होगा, आज कौवा बैठा था, आज ऐसा होगा, इस तरह से आज हाथ में खुजली चल रही है, ऐसा होगा। तो ये क्या करते हैं, हम पूर्वाभास कर लेते हैं। तो इन तरह की घटनाओं का जो अध्ययन होता है, किसी घटना, दुर्घटना, व्यवहार का पूर्वाभास, लौकिक व्यवहारों का अध्ययन क्या कहलाता है? परा मनोविज्ञान कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। एक नेक्स्ट टॉपिक और कर लेते हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ओके, देखिए मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी विचारधाराएं। ठीक है, किस किस ने क्या क्या संप्रदाय दिए हैं, क्या क्या विचारधाराएं दी हैं, कौन उनके जनक हैं, किसने उनका समर्थन किया है, ये सभी हम चीज़ देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले कौन सा संप्रदाय है हमारे सामने? संरचनावादी संप्रदाय। कंस्ट्रक्टिव जो लोग होते हैं उनके बारे में देखेंगे, संरचनावादी। ठीक है, इसके जो जनक हैं वो किसको माना गया है? विलियम वुंड को। जो कंस्ट्रक्टिव विजन जो संप्रदाय है, विचारधारा है, उसके जो जनक है वो विलियम वुंड है। ओके, 1879 में मतलब इसको उजागर किया गया था। इस विचार के अनुसार प्राणी में छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर एक संगठित प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेते हैं। इस संप्रदाय का विकास वुंड के शिष्य टिचनर तथा एडवर्ड द्वारा विशेष रूप से किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? जो संरचनावादी संप्रदाय है इसके जनक तो विलियम वुंड थे। और संरचनावादी संप्रदाय होता क्या है कि छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर के एक संगठित प्रकार की संरचना बना लेते हैं। अभी छोटे छोटे लेसन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इनसे क्या बन जाएगी? एक संरचना बन जाएगी। हमारा साइकोलॉजी का सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक संगठित संरचना बन जाएगी, तो उसको क्या कहा जाता है? संरचनावादी संप्रदाय कहा जाता है। इसके जनक विलियम वुंड थे, जबकि इसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो किसने किया था? विलियम वुंड के शिष्य हुए हैं टिचनर तथा एडवर्ड, उन्होंने काम किया है इसको आगे बढ़ाने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रकार्यवाद संप्रदाय। प्रकार्यवाद संप्रदाय क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले इसके जो जनक है वो पता होना चाहिए हमें कौन है? विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स की बुक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है, तो विलियम जेम्स को और क्या कहा जाता है? अभी हमारे पास क्वेश्चंस में आया था, क्या आया था? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ने जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कब लिखी थी? 1890 में लिखी थी। ठीक है, तो प्रकार्यवाद संप्रदाय फ्रेंड्स क्या होता है कि कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम संबंधित व्यवहारों को देखना। इस संप्रदाय का विकास एवं विशेष प्रचलन में लाने का श्रेय अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डेवी को जाता है। जो प्रकार्यवाद संप्रदाय है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है
कि जो कार्य के साथ जो व्यवहार है उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं उसको, ठीक है, व्यवस्थित रूप से करते हैं। और जो अधिगम संबंधित व्यवहार हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसी को प्रकार्यवाद संप्रदाय कहा जाता है। इसके जो जनक हैं वो विलियम जेम्स थे, जबकि इसको जो आगे बढ़ाने का जो काम है विशेष रूप से किसने किया है, जॉन डेवी को इसका श्रेय जाता है। ओके, नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषण जो संप्रदाय है उसके जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड हैं, जिन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया है। सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे, वीना ऑस्ट्रिया के थे, ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। मनोविश्लेषण संप्रदाय कब दिया, 1900 में दिया। इस संप्रदाय में किसकी बात की गई है भाई, जो चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इदम, अहम, परा अहम जैसे विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से एक मानसिक तरफ का संप्रदाय है। इस संप्रदाय से अधिक विकसित करने का श्रेय विशेष रूप से इनके शिष्य जुंग एवं पुत्री अन्ना फ्रायड को जाता है। फ्रेंड्स, मैंने कल भी आपको मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी, लेकिन डिटेल में मैं आपको एक अलग सी वीडियो में ही बताऊंगी कि किस तरह से जो सिगमंड फ्रायड हुए थे उन्होंने एक बर्फ़ के टुकड़े को आधार बना करके मनोविश्लेषणवाद को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने जो बर्फ़ था, बर्फ़ को मतलब किस हिस्से को चेतन माना था, किसको अर्धचेतन और किसको अचेतन। ये जो बर्फ़ का टुकड़ा था उसकी ना मतलब मन से तुलना की गई थी, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इदम, अहम, पराहम। ये जो भी आपको सब दिखाई दे रहे हैं इनका अगर संबंध पूछा जाएगा तो मनोविश्लेषण से पूछा जाएगा, तथा मनोविश्लेषण के जो जनक है वो सिगमंड फ्रायड रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा वीडियो में मतलब थोड़ा सा जो मेरी साउंड है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है आ रही हो, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश होने लग गई है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो इसको जो ज़्यादा आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो उनके शिष्य जुंग एवं पुत्री अन्ना फ्रायड को जाता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्यवहारवाद संप्रदाय। तो व्यवहारवाद के जो जनक है वो कौन है फ्रेंड्स, जेबी वाटसन है। ओके, व्यक्ति का व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है, ये आज भी प्रचलित है, ठीक है। जो व्यवहारवाद का संप्रदाय है जेबी वाटसन ने दिया था, लिटिल एल्बर्ट एक बच्चे पर इसका शायद प्रयोग किया गया होगा, इसमें मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो व्यक्ति का व्यवहार सदैव कैसा होता है, सकारात्मक होता है और आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ये ऐसा कौन बताता है, व्यवहारवाद संप्रदाय वाले लोग बताते हैं, जिसके जनक जेबी वाटसन है। उसका जो समर्थन है वो पावलोव, सीएल हल, स्किनर, थोर्नडाइक, इवान पेट्रोविच सभी ने किया है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है उसके जनक फ्रेंड्स कौन है, ध्यान रखेंगे मैक्स वर्दिमर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है, मैक्स वर्दिमर है। मैक्स वर्दिमर कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ये लगभग 1911-12 के बीच की बात है जब गेस्टाल्टवाद संप्रदाय आया था। जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है इसके अंदर जो गेस्टाल्ट जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, जर्मनी भाषा का है, याद रखना है, जर्मन भाषा का है गेस्टाल्ट शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है, समग्र या पूर्णांकर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि गेस्टाल्ट जो वर्ड है वो कौन सी भाषा का है, तो कौन सी भाषा का है, जर्मन भाषा का है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, समग्र या पूर्णाकार यानी पूर्ण होना, ठीक है। वर्दिमर ने इस संप्रदाय को देते समय इस बात का खंडन किया था कि प्राणी प्रयास या त्रुटि से सीखता है। इस विचारधारा के अनुसार कोई कार्य सीखना सूझ अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, जो थोर्नडाइक हुए थे उन्होंने, आप लोग आगे बढ़ोगे कि थोर्नडाइक ने क्या दिया था, एक प्रयास और त्रुटि, प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था ना, ठीक है। तो इसका विरोध किसने किया था, मैक्स वर्दिमर ने किया था, ठीक है। मैक्स वर्दिमर क्या कहते थे कि कोई भी जो कार्य है वो अपने आप में कैसा होता है, पूर्णांकार होता है, समग्र होता है, और किसी भी कार्य को सीखने के लिए उसके सूझ और अंतर्दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा किसने बताया है, गेस्टाल्टवादियों ने बताया है, जिसके अंदर मैक्स वर्दिमर का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। उनका क्या कहना था कि भाई जो संपूर्ण है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट्स के बजाय। व्यक्ति मतलब बच्चा है, व्यक्ति है, वो कैसे सीखता है, पहले उसके अंदर पूर्व ज्ञान से सूझ आती है, वो सूझ से नया अनुभव बनता है और नया अनुभव से सीखता जाता है। इस क्रम को भी आपको याद रखना है कि पहले पूर्व ज्ञान होता है, फिर सूझ, फिर नया अनुभव सीखता है और फिर उसके बाद वो किसी काम को करना सीख जाता है। अब जैसे कि मान लो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो इसके बारे में पहले मुझे नॉलेज थी, पूर्व ज्ञान था, तभी तो मैं इसको पढ़ा पा रही हूँ। फिर मैंने अपने इसके अंदर कुछ सूझ लगाई, ठीक है भाई, किस तरह से मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, अपने नए अनुभव ऐड करती हूँ और फिर मैं खुद भी सीख रही हूँ चीज़ों को मैनेज करना, यानी आप लोगों को पढ़ाना अभी मेरी स्टार्टिंग है तो मैं सीख रही हूँ ना कि किस तरह से करना है। ओके, अमेरिकी विद्वान पोलर ने प्रयोग किया
अमेरिकी विद्वान कोलर ने इसके ऊपर प्रयोग किया था। कुर्त कोपका कुर्तलेविन आलपोर्ट ने समर्थन किया। याद रखेंगे, कुर्त कोपका कुर्तलेविन आलपोर्ट, कुर्त कोपका कुर्तलेविन आलपोर्ट, इन सब का नाम याद रखना है। गेस्टाल्टवाद में इनका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है साचरीय संप्रदाय। साचरीय संप्रदाय के जो प्रस्तुतकर्ता थे वो जॉन लॉक थे। साचरीय संप्रदाय के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जॉन लॉक, जो कहाँ से थे? इंग्लैंड से थे। ये क्या कहते थे कि कोई भी बालक जन्म के बाद जिस वातावरण के संपर्क में शास्त्रीय व्यवहार करता है उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार भी निर्मित करता है। जॉन लॉक ने ये कहा था कि बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है जिस पर शास्त्रीय व्यवहार से अनुभव लिखता है। जॉन लॉक ने क्या बताया था कि बच्चे का जो मन मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट जैसा होता है। ठीक है, आपने बचपन में ना वो कहानी भी पढ़ी होगी कि एक बार वो दो पैरट थे तो वो अलग अलग हो गए थे। एक जो डाकुओं के गिरोह में चला गया था और एक जो है वो कहाँ चला गया था? साधु संतों के वहाँ चला गया था। तो ये साधु संतों के पास गया था, वो साधु संतों जैसा व्यवहार करने लगा, और जो डाकुओं के पास गया था वो डाकुओं जैसा व्यवहार करने लगा। तो जो जॉन लॉक है वो क्या कहते हैं कि बच्चे का जो दिमाग है वो कोरी स्लेट होता है, बिल्कुल उसको हम जिस वातावरण के संपर्क में लेकर के आएंगे वो उन्हीं चीज़ों को सीख लेता है। ठीक है, तो ऐसा किन्होंने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था, और इसी को शास्त्रीय संप्रदाय कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय। प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम मैकडूगल हैं। प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय विलियम मैकडूगल ने दिया है। मैकडूगल के अनुसार आचरण में व्यवहार ही प्रेरक प्रयोजन को वर्णित करते हैं तथा यह संप्रदाय चेतना का विरोधी है। ये जो संप्रदाय था ये चेतना का विरोधी था। ठीक है, ये क्या कहते थे भाई, जो आचरण में व्यवहार ही है प्रेरक प्रयोजन को वर्णित करते हैं कि हम जिस तरह से जो आचरण कर रहे हैं, जो व्यवहार करते हैं, वही हमारे लिए प्रेरक बनते हैं और वही हमारे क्या होते हैं? प्रयोजन होते हैं, उद्देश्य होते हैं। ऐसा विलियम मैकडूगल का मानना था। नेक्स्ट है रचनावाद संप्रदाय। रचनावाद संप्रदाय क्या कहता है फ्रेंड्स? बच्चे को एक्टिव रखना। जो अभी करंटली यही सिनेरियो फॉलो करते हैं ना, अभी बच्चे को क्या रखते हैं? एक्टिव। शिक्षक क्या होता है? सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, एक सुविधादाता होता है। ठीक, तो इसके जो समर्थक करता है वो कौन है? पियाजे हैं। भाई बच्चे को खुद करके सीखना, रचनावाद संप्रदाय है वो बच्चे को खुद करके सिखाता है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को एक्टिव रखता है। शिक्षक सिर्फ एक सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर होता है। पियाजे और वाइगोत्स्की इसके समर्थक करता है, याद रखना है। बस फ्रेंड्स, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बस थोड़ा सा बचा है, मैं इसको करवा ही देती हूँ। पता नहीं बारिश कब रुके, इसमें इसको अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानवतावाद। तो मानवतावाद संप्रदाय के आपको दो नाम याद रखने हैं, कार्ल रोजर्स और ओस्लो। ठीक है, कार्ल रोजर्स और ओस्लो का नाम किसमें आएगा? मानवतावाद संप्रदाय में। नेक्स्ट है कोग्निटिज्म, संज्ञानवाद। संज्ञानवाद, संज्ञान, मानसिक क्षमताएं। जो फ्रेंड्स संज्ञानवाद है वो देखो किस से रिलेट करता है? कोग्निटिज्म जो है थिंकिंग से, रीजनिंग से, मेमोरी से, परसेप्शन, लैंग्वेज, इमेजिनेशन। कि जो कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य है, उसकी थिंकिंग, वो क्या क्या उसमें रीजनिंग लगा पा रहा है, उसकी मेमोरी कैसी है, परसेप्शन क्या है, उसकी पूर्व धारणाएं क्या हैं, लैंग्वेज, कल्पना किस तरह से कर पाता है, ये सब किस में आता है? संज्ञानवाद में आते हैं, संज्ञानवाद संप्रदाय में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जीन पियाजे का नाम तो आपने सुना ही होगा, संज्ञानवाद से रिलेटेड जीन पियाजे का हम जो आगे नेक्स्ट क्लासों में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी थ्योरी जो ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर जैसा मानती है? तो ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर जैसा कौन मानते हैं? स्किनर मानते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के तहत, अकॉर्डिंग टू स्किनर के अनुसार है ऐसा। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे नेक्स्ट वीडियो, और आप फ्रेंड्स मैं पहले क्या करती थी, ब्लॉग्स भी डालती थी, तो आप लोग देख चुके हैं कि मेरी जो कंडीशन है वो किस तरह की होती थी, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ थम्स अप जरूर करके जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे टॉपिक के साथ। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो कल आप लोगों को ये थ्योरी पढ़कर आनी है और साथ में क्लास में इसकी क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करनी है। ओके, चलिए, टेक केयर।